गोलीय दर्पण में कि गोलीय दर्पण में आप सिद्ध करें F बराबर R/2। इसी प्रश्न को आज जो है हम लोग सिद्ध करेंगे। गोलीय दर्पण कहने का मतलब जब भी आपसे पूछा जाता है तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब दो प्रकार की दर्पण होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में भी आप जानते हैं कि अवतल दर्पण कहते हैं किसको। तो अवतल दर्पण हम लोग वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहता है, ढसा हुआ रहता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण हम लोग वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो आज जो है गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे होता है। तो आइए जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अवतल दर्पण में अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हम आपको जो है फिगर वगैरह जो है इसमें बना के रखे हैं। इस प्रश्न में आपसे कह क्या रहा कि आप जो है अवतल दर्पण में आपको जो है सिद्ध करना है F बराबर R/2 कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या किए हैं कि हम जो है एक अवतल दर्पण का फिगर बना लिए हैं। आप भी जानते हैं कि अवतल दर्पण हम लोग वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, नहीं धसा हुआ रहता है। तो देखिए हम क्या बनाए, एक अवतल दर्पण बनाए जिसका नाम हम दिए हैं आपको M और N दिए हैं। इसके बाहरी भाग को जो हम आपको पेंट कर दिए हैं। अब एक बात जानते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं, लेकिन दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। तो ये P जो है आपका ध्रुव है। अब दर्पण की सतह पर जो है, दर्पण की सतह पर इसमें AB जो है ये आपका आपतित किरण है। AB जो है ये आपका आपतित किरण है। अब दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित होगा, परावर्तित होने के बाद ये फोकस से होते हुए गुजरता है। तो इसको जो है AB आपका आपतित किरण हुआ और B और F की बात कहा जाए तो ये आपकी कैसा हो गया, ये हो गया आपकी परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम एक लंब डाले जिसको हम BC कहते हैं और C जो है ये आपकी वक्रता जो है इसको केंद्र कहते हैं। इसमें एक बात और हम आपको ऐड करना चाहते हैं कि इसमें यदि पूछा जाए P से F तक की दूरी को क्या कहेंगे, तो P से F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो P से C तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये सिद्ध करने में आपसे फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा तो ये 5 नंबर का पूछता है। तो जितना बात ये फिगर में लिखा वही बात को हम यहाँ पर लिखे हैं कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है, तो इस दर्पण का नाम दिए हैं M और N दिए हैं, तो वही बात को लिखे हैं कि MN एक अवतल दर्पण है। AB हम बताएं आपका क्या है, आपतित किरण, तो वही लिखे हैं जिस पर AB आपतित किरण है। अच्छा ये प्रवर्तन होने के बाद ये किससे गुजरती है, तो फोकस से, तो वही बात लिखे कि प्रवर्तन के बाद ये किससे गुजरता है, तो F से गुजरता है। C इसका क्या है, तो वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र लिखे हैं। तथा P इसका क्या है, तो ध्रुव है, तो इसको ध्रुव लिख दिए हैं, ध्रुव है इसका। अब आइए इसको अब हम लोग सिद्ध करने की तरफ चलते हैं। तो सिद्ध करने में सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम होता है। एक होता है आपतन कोण जिसको I से लिखते हैं और दूसरा प्रवर्तन कोण जिसको R से लिखते हैं। मतलब आपतन कोण जो होता है किसके बराबर होता है, प्रवर्तन कोण का। दूसरा नियम पढ़े होंगे आप लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया विलंब तीनों का तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं कि सबसे पहले इसमें आपतन कोण और प्रवर्तन कोण को हम बराबर दिखाए हैं। आपतन कोण को हम लोग I से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम I लिखे। अब ये जो है प्रवर्तन कोण, तो प्रवर्तन कोण को हम R से दिखाते हैं। अब एक बात आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे एकांतर कोण के युग्म से कि 2 लाइन हो और दोनों यदि तिरछा में रहे तो ये दोनों के बीच में जो होता है एकांतर कोण का संबंध होता है। तो जब ये कोण I है तो ये भी कोण आपका कितना होगा, I होगा। यदि बोला जाए इस कोण को यदि हम आपको बना दे 60 डिग्री तो ये भी कोण आपका कितना होगा, यदि हम इस कोण को आपको बना दे 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। यदि हम इसको बना दे 70 डिग्री तो ये भी आपका कितना होगा 70 डिग्री। और ये आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर है। यदि आपसे एग्जाम में भी पूछे जाए कि एक किरण जो होता है 50 डिग्री पर आपतित होती है तो प्रवर्तित कितना डिग्री पर होगा, तो वो भी होता है 50 डिग्री पर ही है। तो देखिए हम इसमें क्या किए हैं, इसमें सबसे पहली बात हम आपतन कोण और प्रवर्तन कोण को बराबर किए हैं। कहने का मतलब कोण I अब बराबर में कोण R को लिखें, तो वही बात को लिखें, कोण I अब बराबर में क्या लिखें, कोण R लिखे हैं।
अब देखिए इसमें जो है इसका अगला स्टेप क्या लिखे, कोण आई बराबर आर लिखे हैं। जब आई बराबर आर लिखे हैं तो हम इसको आई की जगह ही ना हम इसका जो त्रिभुज के तौर पर इसका नामकरण किया है उसी को लिखे। देखिए ये जो आई है तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि आई के इसी के बीच ना कोण बना हुआ है। तो देखिए उसी को हम लिखे कोण ए बी सी। और ये जो हम आर लिखे उसके जगह पर देखिए हम क्या लिखे हैं, बी और सी और क्या लिख दिए हैं, एफ लिखे हैं। कहने का मतलब सबसे पहले इस बात में हम एकांतर कोण का यहाँ चर्चा किए हैं कि ये कोण आई है तो ए बी सी, इस कोण का नाम क्या कर सकते हैं, तो बी सी एफ। तो वही बात को हम लिखे हैं कि कोण ए बी सी और बी सी एफ क्या है, एकांतर कोण। हम आपको एक बात बताए थे कि जहाँ पर भी कोण बनता है उसकी बात को उसका नामकरण हम लोग बीच में लिखते हैं। देखिए ये आई जो बन रहा था कहाँ, बी के पास, तो देखिए इसमें बी लिखे हैं। ये आई जो बन रहा था कहाँ, सी के पास, तो इसका नामकरण क्या किए हैं, सी के पास। तो सबसे पहला स्टेप कोण ए बी सी बराबर में बी सी एफ बराबर किए। आखिर क्यों किए, क्योंकि एकांतर कोण है। अब ये दूसरा स्टेप इसका चलते हैं। दूसरा स्टेप में आप लोग को ये नजर आ रहा होगा कि यदि बी सी और प्लस में इसको यदि आप देखिएगा ना तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। और एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो तो कैसा त्रिभुज कहलाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो वही बात हम लिखें कि बी सी एफ जो है कैसा त्रिभुज है, तो ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज बी सी एफ एक कैसा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और जो कोण आपका बराबर है, जैसे ये आई है तो आई के सामने वाला भुजा का नाम क्या है, एफ बी है। ये आर है तो इसके सामने वाला भुजा का नाम क्या होगा, सी एफ। ऐसे भी आप बात को जनरली ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज है तो लंब और आधार जो है कभी बराबर हो सकता है लेकिन कर्ण बराबर आपका नहीं होगा। तो वही बात को इस त्रिभुज में क्या किए हैं, ये सी एफ और एफ बी समद्विबाहु त्रिभुज था तो दो गो भुजा को हम बराबर लिख दिए हैं। तो देखिए सी एफ और बराबर में क्या लिखे हैं, हम एफ बी लिखे हैं। अब इसके बाद आपको समझना क्या है कि जो हम लोग ये इसको जो हम लोग प्रूफ करते हैं ना, तो प्रूफ में हम दिखाने के लिए आपको देखिए दूर में बी लिखते हैं, लेकिन वास्तविकता भी इसकी देखी जाए तो ये जहाँ पी है ना वहीं बी होता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको दूर में दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात को लिखे हैं कि यदि बी बिंदु एफ के बहुत करीब है, मानिए कि यहाँ जहाँ एफ है वहीं पर यदि बी होता तो जहाँ पर हम पी लिख रहे हैं वहीं पर हम क्या लिख सकते थे, बी लिख सकते थे। तो देखिए हम वही बात को किए हैं, क्या किए हैं जो इस बात में आप समझिएगा। देखिए सी एफ था तो सी एफ को बराबर एफ बी था। अब इसमें हम देखिए क्या किए हैं, ये जो आपका जहाँ पी एफ था, ये जो था हम लोग लिखे पी एफ, तो पी एफ के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बी भी लिख सकते हैं। तो देखिए वही बात को लिखे हैं, पी एफ बराबर में क्या लिखे हैं, एफ बी लिखे हैं, क्योंकि ये जो है पी जो होता है बी के बहुत करीब होता है, जिसके कारण से ये तो भुजा हम लोग लिखे हैं समद्विबाहु त्रिभुज से कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो गया। लेकिन ये जो हम लिखे जब बी होगा पी के बहुत करीब तो पी एफ बोलिए चाहे आप एफ बी बोलिए, बात तो दोनों सेम हो गया, तो दोनों सेम कर दिए हैं। अब ये आपका समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण आपका 2 हुआ। जब दोनों समीकरण को आप बारीकी से देखिएगा तो इसमें क्या है कि आपका दायां पक्ष दोनों बराबर है, एफ बी है इधर और इसमें भी क्या बचा हुआ आपका एफ बी। तो इसके जो है दायां पक्ष जब बराबर है तो इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो ये इसके बाद जो है अब हम हल करते हैं। तो इसके दाएं पक्ष में हम लोग कर क्या सकते हैं, जो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यदि हम समीकरण 1 और 2 से चलते, पहले हम इसको मिटा देते हैं। यदि समीकरण हम 1 और 2 से चलेंगे ना तो देखिए इसमें क्या होगा। हम यहाँ चलते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि इसका दायां पक्ष आपका बराबर है, दायां पक्ष है ना बराबर। देखिए एफ बी है एफ बी, तो इसका मतलब कौन बराबर होगा, सी एफ और बराबर में क्या होगा, पी एफ। तो वही बात को हम यहाँ लिख देते हैं, सी एफ और बराबर में क्या होगा, पी एफ। तो सी एफ और बराबर में क्या होगा, पी एफ होगा। अब हम आपको एक बात जो है थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल से कुछ बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि देखिए एग्जाम्पल में हम आपको सिखाएंगे क्या कि मानिए कि कोई एक ये लंबाई है, इसका हम नामकरण आपको करते हैं, ए है, ये बी है, ये आपका सी है। और यदि हम आपको कहे कि टोटल लंबाई 20 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो बताइए तो AC की लंबाई कितना होगा। तो AC आप कितना बताइएगा, 2 तो बता सकते हैं क्योंकि टोटल 20 था, ये 18 के लिए है तो ये कितना होगा, 2 होगा।
आइए अब इसी पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि यदि हम मानिए कि टोटल जो है हम आपको 10 दिए हैं और AC को बना दिए हैं 6, तो बताइए BC की लंबाई कितना होगा? तो ये BC भी आपका कितना होगा? ये 4 होगा। अब ये बात आप समझ गए होंगे। अब जब समझ गए होंगे तो आइए देखिए हम इसमें जो है इसी रूल का प्रयोग करेंगे। इसी रूल का प्रयोग करने का मतलब क्या है, जहाँ CF लिखा है ना, तो ये डायग्राम पर देखिए ये बात को लिखा है CF आपको निकालना है। तो जो यदि हमको ये CF निकालना है ना, तो इसके जगह हम ये बात लिख दे कि टोटल दूरी कितना है PC, और PC में हम घटा देते हैं PF को, तो PCF का मान निकल जाएगा। तो वही बात CF को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, PC और माइनस में PF कर देते हैं, और इक्वल में क्या है PF है, तो PF को रहने दीजिए। अब ये PF इधर माइनस में है तो दूसरे तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। तो ये PF और प्लस में कितना हो जाएगा PF हो जाएगा। ये कितना आपका बचा PC, इक्वल में कितना हो गया, ये आपका हो गया 2PF। अब देखिए PC का नामकरण हम लोग क्या किए थे, PC कहने का मतलब क्या था, ये आपका दूरी था केंद्र से, देखिए ध्रुव से लेकर ये वक्रता केंद्र तक की दूरी था, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका क्या था, इस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, R कह सकते हैं। तो PC के जगह तो हम लोग R लिख सकते हैं, PC के जगह R लिख सकते हैं। दूसरा बात था P और F, तो P और F की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो P और F की दूरी को F कहते हैं। तो ये बस PC की जगह जो है आप केवल R रखिए और PF की जगह F रखिए। तो PC की जगह हम कितना रख देते हैं, R रख देते हैं, और PF की जगह हम कितना रख देते हैं, F रख देते हैं। F के बगल में ये 2 गुना है, तो F बराबर तो हम इतना लिख सकते हैं R बटे में कितना 2, और यही बात आपसे जो है प्रूफ करने के लिए पूछा जा रहा था। ये आपका प्रूफ होता है। अब आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, अब आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब आइए हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। ये भी आप लोग के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछ देता है। तो देखिए सबसे पहली बात आपसे पूछता है कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग आप लोग बोल सकते हैं कि डॉक्टर जो है आँख, कान, नाक तथा गला के निरीक्षण करने में इसका प्रयोग करता है, तो पहला उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग कह सकते हैं दंत विशेषज्ञ जो होता है इसका उपयोग दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तीसरा बात कहता है टॉर्च, कार तथा स्कूटर के हेडलाइट के रूप में, देखिए साइड मिरर के रूप में नहीं लिखें, यहाँ जो है आपका हेडलाइट के रूप में है, तो टॉर्च हो, कार हो तथा स्कूटर के हेडलाइट के रूप में। चौथा पॉइंट आप लोग कह सकते हैं कि सोलर कुकर के रूप में, और पांचवा पॉइंट कह सकते हैं सेविंग दर्पण के रूप में, जिसको आप लोग कहते हैं हजामती दर्पण के रूप में। अब ये इसका 1 से 2 नोट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नोट पॉइंट में आज क्या रखते हैं, प्रकाश का ये अवतल दर्पण का गुण ही होता है कि प्रकाश को जो होता है ना, यदि ये चारों तरफ से ये निकलेगा ना, तो ये एक बिंदु पर जो है फोकसित करवा देता है, जिसके कारण से हम लिखाएं कि प्रकाश को जो ये क्या करता है, सिकुड़ता है। अब प्रकाश को सिकुड़ने के कारण ही इसका जो है एक नाम और कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग अभिसारी। इसी कारण से आपको यहाँ से बात को याद रखना है कि जो अवतल दर्पण को और किस दर्पण के नाम से जानते हैं, तो अभिसारी दर्पण के रूप से जानते हैं। अब एक बात को और ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण का गुण ही होता है कि छोटा वस्तु को ये बड़ा करके दिखाने में मदद करता है। तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट को ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का गुण जो होता है छोटा वस्तु को ये बड़ा बना के दिखाता है, साथ में ये प्रकाश को सिकुड़ता है, जिसके कारण से इसको हम लोग कैसा लेंस दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। जिसके कारण ही ना डॉक्टर लोग इसका प्रयोग जो करता है, आपका क्या करता है, कान, नाक, आँख देखने के लिए। अब आइए इसी के साथ जो है हम आपको इसका उपयोग दिखाते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का भी हम आपको जो है इसका उपयोग दिखा देते हैं। तो आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण में जो है F बराबर R/2 आप लोग को जो है कल हम बता देंगे। जब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग यदि आपसे पूछा जाए, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग करते हैं, पहला साइड मिरर अथवा रियर व्यू मिरर के रूप में। दूसरा स्ट्रीट लैंप्स के रूप में। स्ट्रीट लैंप्स कहने का मतलब क्या होता है, ये जो सड़क वगैरह के किनारे जो लगा हुआ रहता है ना लाइट, उसका प्रवर्तक सतह जो होता है वो रहता है आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का गुण ही है कि ये प्रकाश को चारों तरफ छितरा देता है।
ये प्रकाश को चारों तरफ छितरा देता है। ये प्रकाश के गुण को आप जो है उत्तल दर्पण का गुण को याद रखिएगा। दूसरा बात क्या होता है, तीखे मोड़ों पर, तीखे मोड़ कहने का मतलब जहां घुमावदार मोड़ होता है ना, तो वैसे जगह पर भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। एटीएम और इमारत में सुरक्षा दर्पण के रूप में करते हैं, कि एटीएम और इमारत में भी हम लोग जो है सुरक्षा के रूप में करते हैं। साथ में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग घर में सजावटी सामान के रूप में भी करते हैं। ये भी बात को आपको ध्यान रखिएगा कि घर में जो है हम लोग सजावटी सामान के रूप में भी हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। आइए इसका नोट में एक बात को ध्यान रखिएगा, ये करता क्या है प्रकाश को, तो ये बिखरने का काम करता है। और ये जब बिखरने का काम करता है, जिसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। ये जो है प्रकाश को चारों तरफ जो है छितरा देने का काम करता है। एक बिंदु से निकलकर ये चारों तरफ तक ये छितरा देने का काम करता है, जिसके कारण से इसको हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि ये बड़े वस्तु को ये छोटा करके दिखाता है, जिसके कारण से इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो ये था आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग था। साथ में हम लोग जो है आज सीखे अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए A बराबर R/2। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को जो है समझ में आया या नहीं आया। एक बात और आप लोग को होमवर्क में देते हैं कि होमवर्क के तौर पर आप लोग जो है एटीएम का पूरा नाम बताइएगा कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है।